नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर संसद भवन परिसर से जुड़ी गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र। 17वीं लोकसभा के 9वें और राज्यसभा के 257वें सत्र के संचालन की तैयारी पूरी। कई विधेयक पेश कर सकती है सरकार। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच है मुकाबला। 18 जुलाई को होना है मतदान। समर्थन के लिए मुलाकातों का दौर जारी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। 5 जुलाई से 19 जुलाई के बीच दाखिल होंगे नामांकन। 6 अगस्त को होना है मतदान। राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंपी रिपोर्ट। सभापति से भेंट कर शिक्षा, युवा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थायी समिति की 341वीं रिपोर्ट पेश की। आईपीयू पार्लियामेंट के स्थापना दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, भारत दुनिया का सबसे कार्यशील लोकतंत्र। संसद को और अधिक जवाबदेही और पारदर्शी बनाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा। लोकसभा सचिवालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यह 17वीं लोकसभा का 9वां सत्र है, जबकि राज्यसभा सचिवालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार ये राज्यसभा का 257वां सत्र है, जो कि 18 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलने की उम्मीद है। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ये 17वीं लोकसभा का 9वां सत्र होगा, जो 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। वहीं राज्यसभा सचिवालय के बुलेटिन में कहा गया कि राज्यसभा का 257वां सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। संसद का मॉनसून सत्र खास रहने वाला है, क्योंकि 18 जुलाई को ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है। मॉनसून सत्र में 18 जुलाई से 12 अगस्त के बीच कुल 18 कार्य दिवस पड़ रहे हैं। सत्र के दौरान सरकार सदन में कई विधेयकों को पेश कर सकती है। इनमें संसदीय समिति के समक्ष विचारार्थ भेजे गए 4 विधेयक शामिल हैं। वहीं राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है। नामांकन वापसी की समय सीमा खत्म होने के साथ ही हर कोई मतदान के इंतजार में है। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि जांच के बाद दोनों प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को मतदान होना है। वहीं उम्मीदवार समर्थन जुटाने के लिए राज्यों का दौरा कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2 जुलाई को नाम वापस लेने के बाद एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा चुनाव मैदान में रह गए हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल के जरिए किया जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधायक भी चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई 2022 को सुबह 10 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे खत्म होगा। संसद भवन में मतदान प्रथम तल पर स्थित कमरा संख्या 63 में होगा। राज्यों की राजधानियों में भी वोट डाले जाएंगे। आमतौर पर संसद सदस्य संसद भवन नई दिल्ली में मतदान करते हैं, जबकि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी समेत राज्य विधानसभाओं के सदस्य संबंधित राज्यों की राजधानियों में चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचित स्थानों पर मतदान करते हैं। अगर किसी सांसद ने चुनाव आयोग से पहले ही अनुमति ले ली हो, तो वो किसी राज्य की राजधानी या संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी में मतदान कर सकते हैं। इसी तरह किसी राज्य विधानसभा का कोई सदस्य जिसने चुनाव आयोग की अनुमति ले ली हो, तो वो संसद भवन नई दिल्ली में या अपने राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य की राजधानी में भी मतदान कर सकते हैं। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को मतदान होना है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 5 जुलाई से 19 जुलाई तक चलेगी। आपको बता दें कि मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। नामांकन पत्र की जांच 20 जुलाई को की जाएगी और 22 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार 19 जुलाई तक नामांकन कर सकते हैं। 20 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 22 जुलाई नाम वापसी की अंतिम तारीख है। जरूरत पड़ने पर 6 अगस्त को मतदान होगा। नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक या अनुमोदक की ओर से लोकसभा महासचिव और उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह को उनके कार्यालय कमरा संख्या 18 भूतल संसद भवन नई दिल्ली में 19 जुलाई 2022 तक किसी भी कार्य दिवस में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच जमा कराया जा सकता है। अपरिहार्य रूप से उनकी अनुपस्थिति में नामांकन पत्र सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों के पास जमा कराया जा सकेगा। लोकसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव पीसी त्रिपाठी और लोकसभा सचिवालय में निदेशक राजू श्रीवास्तव सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए हैं। नामांकन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उम्मीदवार से संबंधित प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए, जिसमें उम्मीदवार एक मतदाता के रूप में पंजीकृत है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय उम्मीदवार 15,000 रुपए की राशि रिटर्निंग ऑफिसर के पास नकद जमा कराएगा। उम्मीदवार चाहे तो 15,000 रुपए की राशि भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी कोष में जमा करके उसकी रसीद नामांकन पत्र के साथ संलग्न कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई 2022 को सुबह 11 बजे कमरा संख्या 62 प्रथम तल संसद भवन नई दिल्ली में की जाएगी। नाम वापस लेने की सूचना 22 जुलाई 2022 को दोपहर 3 बजे से पहले उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को उनके कार्यालय में दी जा सकती है। निर्वाचन कराए जाने की स्थिति में मतदान शनिवार 6 अगस्त 2022 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच नियमों के तहत निर्धारित मतदान स्थल पर होगा। भाजपा के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने राज्यसभा के सभापति को शिक्षा, युवा मामले और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति की रिपोर्ट सौंपी। समिति के अध्यक्ष विनय पी सहस्त्रबुद्धे ने 4 जुलाई को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से भेंट की और समिति की 341वीं रिपोर्ट पेश की। इस पर भाजपा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे से बात की हमारी संवाददाता कृति मिश्रा ने। Joining us is the chairman of the Parliamentary Standing Committee on Education, Women and Children, Youth Affairs and Sports, Dr. Vinay सहस्त्रबुद्धे. Sir, welcome to Sansad TV and thank you so much for joining us. You presented the report to Honorable Chairman of Rajya Sabha today, the 341st report. What were the key highlights? What are the key takeaways? Well, to be honest, since the report has not yet been submitted to the House, it would not be proper on my part to reveal the content. But I can tell you the subject matter, which is so very close to everybody's heart, because in our country we have thousands of universities, and basically the university education and administration, both content of the education and conduct of the education, requires to be galvanized to suit to the changing times. And therefore, number of issues we have discussed in it, including the administration, the examinations and examinations reforms that are required, the kind of structure of private universities, because some of them are really doing wonderful, but then they feel that they are being kind of not put on par with the other government universities, so they have some grievances. Likewise, there are some deemed universities. Now, this is again a key question as to why they are not allowed to use the term deemed to be university or something of that kind. So, all these things we have taken into consideration, and basically the report also could be said as resonating the popular expectations about the education reforms, especially in the sector of higher education or university education.
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रटने वाली पद्धति को छोड़कर शिक्षा में कौशल विकास और भविष्यवादी दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति ने स्कूलों से छात्रों में जिज्ञासा, नवाचार और उत्कृष्टता की भावना को बढ़ावा देने का अनुरोध किया, जिससे कि छात्र तकनीकी संचालित 21वीं सदी की विश्व की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। उपराष्ट्रपति ने यह बात चेन्नई में वेल्लोर इंटरनेशनल स्कूल के उद्घाटन के दौरान कही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चेन्नई के वीआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की एक पहल वेल्लोर इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने किसी छात्र की शुरुआती स्कूली शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि छात्रों को चार दीवारी की शिक्षा देने के बजाय कौशल विकास पर केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा माहौल दिया जाना चाहिए जिसमें छात्रों को समाज के साथ बातचीत करने का मौका मिल सके, साथ ही शिल्प और प्रकृति को भी समझने का मौका मिल सके। The students must be trained to think quickly, stand on their feet, be agile and be innovative using the cutting-edge technologies to solve the 21st century problems. We must have an education strategy aligned to this futuristic approach and shun rote learning. We must also do away with the artificial segregation between curriculum and extracurricular activities. उपराष्ट्रपति ने स्कूलों से गुरु शिष्य परंपरा के सकारात्मक पहलुओं को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली शिक्षक और छात्रों के बीच समय बिताने के साथ साथ एक व्यक्ति के समग्र विकास पर केंद्रित रही है। उन्होंने इच्छा जताई कि सभी स्कूलों में एक मूल्य आधारित समग्र शिक्षा दी जानी चाहिए, जो हर एक छात्र में क्षमता विकसित करने के साथ साथ उच्चतम गुणों का विकास कर सके। In the old Gurukul system, the teacher spent time and stayed with the student, allowing for the character building and the correct assessment of the people. I am happy when Mr. Selvam told me that the teachers are going to stay with families in this campus along with the children. That's a very good initiative and it should be encouraged. कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु के एमएसएमई मंत्री, वीआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के संस्थापक और कुलपति के साथ छात्र, शिक्षक, अभिभावक समेत कई लोग मौजूद रहे। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। आईपीयू पार्लियामेंट के स्थापना दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद प्रणाली आम जन की प्रतिनिधि संस्था के रूप में जनता की आशाओं, अपेक्षाओं को प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां संसदीय प्रक्रियाओं में जनता के अधिकतम जुड़ाव को प्रोत्साहित किया जाता है और भारत की संसद उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। और ऐसे में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो भारतीय संसद को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेही बनाने का प्रयास जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने संसदीय मूल्यों के प्रति जनता के विश्वास को और मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और शायद सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत की सफलता का मूल जनता की भागीदारी की ऐतिहासिक परंपरा में निहित है। भारतीय लोकतंत्र में नागरिक और राज्य समान भागीदार हैं और सही मायने में भारत की संसद जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। संसद का मूल कार्य कानून बनाना है। सभी विधायी प्रस्तावों को संसद के समक्ष विधेयकों के रूप में लाना होता है। विधेयक पेश किए जाने के बाद इसे आमतौर पर संबंधित स्थायी समिति के पास भेजा जाता है, जो विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों को उनके सुझावों के लिए आमंत्रित करती है। संसद में याचिका दायर करना प्रत्येक नागरिक के मूल अधिकारों में से एक है। लोकसभा की याचिका समिति सदन की सबसे पुरानी समितियों में से एक है, जिसे पहली बार 20 फरवरी 1924 को गठित किया गया था। समिति याचिकाकर्ता को अपने विचार स्पष्ट करने के लिए उसके समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्रदान करती है। शासन से सुशासन में परिवर्तन तभी संभव है जब जनता की सूचना तक पहुंच हो।
इस सच्चाई को महसूस करते हुए भारतीय संसद ने सरकार को जवाबदेह, जिम्मेदार, कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया है। संसदीय सूचना के प्रकाशन और प्रसार को आम नागरिक से जोड़ा जाए, जनप्रतिनिधि से दूरी को कम किया जाए। इसके लिए लोकसभा सचिवालय ने एक नया ऐप डिजिटल संसद लॉन्च किया है। ये नागरिकों के लिए संसद की कार्यवाही को समझने में आसान बनाता है। लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक समाचार चैनल संसद टीवी के शुभारंभ ने भारत की संसदीय प्रणाली में एक और अध्याय जोड़ा है। संसद टीवी दोनों सदनों की लाइव कार्यवाही को कवर करता है। इसकी प्रोग्रामिंग संसद और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज, शासन और योजनाओं व नीतियों के कार्यान्वयन, भारत के इतिहास और संस्कृति और आम आदमी के हित के मुद्दों को छूती है। आईपीयू संसदों के वैश्विक संगठन के रूप में पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संसदों को जोड़ता है। 2022 में आईपीयू और उसके सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस को पब्लिक एंगेजमेंट की थीम के साथ चिन्हित करेंगे। भारत की संसद की ओर से मैं अपने देश एवं अन्य देशों के सभी सांसदों को संसदीयता दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। मित्रों, इस वर्ष भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आइए हम सब मिलकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर संसदीय प्रणाली और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। अनिश्चितता के इस दौर में नागरिक एक बेहतर भविष्य के लिए अपनी संसदों की ओर देख रहे हैं और ऐसा जन भागीदारी और निर्णय प्रक्रिया में जनता को शामिल करके किया जा सकता है। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में महान क्रांतिकारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महान शिक्षाविद और प्रखर राष्ट्रवादी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस दौरान कई संसद सदस्यों ने भी पुष्प अर्पित कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्र के प्रति योगदान को याद किया। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रवादी राजनेता, प्रबुद्ध विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्रियों और कई संसद सदस्यों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र का अनावरण भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने 31 मई 1991 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्र के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान में किया था। प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें सांसद सरकार की नीतियों, अपने संसदीय क्षेत्र और व्यापक लोकहित से जुड़े मुद्दे उठा सकते हैं। बैलेट प्रक्रिया के तहत सत्र के दौरान सदन में उठाए जाने वाले प्रश्नों के चयन की प्रक्रिया संसद भवन परिसर में आयोजित की गई। लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान 18, 19, 20 और 21 जुलाई को पूछे जाने वाले प्रश्नों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। इस प्रक्रिया में सांसद और लोकसभा सचिवालय के कर्मचारी मौजूद रहे। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई 2022 से 12 अगस्त 2022 के बीच संपन्न होगा। 18 और 19 जुलाई 2022 की कार्यवाही के लिए प्रश्नों के चयन की प्रक्रिया संसद भवन परिसर के संसदीय सौध कक्ष संख्या 324 में 1 जुलाई 2022 को आयोजित की गई। ये प्रक्रिया लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव JM बैसाख और निदेशक सागरिका दास की उपस्थिति में हुई। 18 जुलाई 2022 के लिए प्रश्नों के चयन में प्रश्नों की संख्या 1059 है, जिसमें तारांकित प्रश्नों की संख्या 421 और अतारांकित प्रश्नों की संख्या 638 है। वहीं 19 जुलाई 2022 के लिए प्रश्नों के चयन में प्रश्नों की संख्या 976 है, जिसमें तारांकित प्रश्नों की संख्या 384 और अतारांकित प्रश्नों की संख्या 592 है।
20 जुलाई 2022 की कार्यवाही के लिए प्रश्नों के चयन की प्रक्रिया संसद भवन परिसर के संसदीय सौध के कमरा नंबर 324 में 4 जुलाई 2022 को आयोजित की गई। ये प्रक्रिया सांसद गिरिधर यादव और लोकसभा सचिवालय के निदेशक लाल किथांग की उपस्थिति में हुई। 20 जुलाई 2022 के लिए प्रश्नों के चयन में प्रश्नों की संख्या 1282 है, जिसमें तारांकित प्रश्नों की संख्या 581 और अतारांकित प्रश्नों की संख्या 701 है। 21 जुलाई 2022 की कार्यवाही के लिए प्रश्नों के चयन की प्रक्रिया संसद भवन परिसर के संसदीय सौध के कमरा नंबर 324 में 5 जुलाई 2022 को आयोजित की गई। ये प्रक्रिया लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव JM बैसाख और निदेशक सागरिका दास की उपस्थिति में हुई। 21 जुलाई 2022 के लिए प्रश्नों के चयन में प्रश्नों की संख्या 1339 है, जिसमें तारांकित प्रश्नों की संख्या 611 और अतारांकित प्रश्नों की संख्या 728 है। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 29 जून 2022 को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक हुई। 29 जून को ही श्रम, वस्त्र और कौशल रोजगार संबंधी समिति की बैठक हुई। 29 जून 2022 को ही अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। वहीं 30 जून 2022 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 4 जुलाई 2022 को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।